जरा सोचिए, क्या किसी युद्ध की हार जीत सिर्फ हथियारों और गोलियों से तय होती है, या फिर वहां का मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती हैं? एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां दुश्मन की गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक शून्य से नीचे का तापमान और बर्फीले पहाड़ हों। सैन्य इतिहास की कुछ सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और रणनीतिक विफलताओं को समझने के लिए आज के इस विश्लेषण में हम 1962 के हिमालयी संघर्ष की गहराइयों में उतरेंगे। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम 1962 के भारत-चीन युद्ध की शुरुआत, उस वक्त की जमीनी हकीकत और इसके दूरगामी परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी खास तौर पर सैन्य तैयारियों और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से। क्योंकि सच तो ये है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसकी ना तो कोई औपचारिक घोषणा हुई थी और ना ही किसी ने इसके इतने भयानक होने की कल्पना की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम इस जटिल विषय को कैसे समझने वाले हैं। हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले सीमा विवाद की जड़ें, फिर कूटनीति और बढ़ता तनाव, उसके बाद 1962 का शीतकालीन आक्रमण, फिर रसद और विषम परिस्थितियां, और अंत में इसके परिणाम और रणनीतिक सबक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, सीमा विवाद की जड़ें। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस युद्ध के बीज 1962 में नहीं बल्कि संघर्ष शुरू होने से लगभग 1 सदी पहले ही बो दिए गए थे, वो भी ब्रिटिश काल के दौरान नक्शे बनाने की नीतियों की वजह से। अंग्रेजों ने 3 अलग-अलग रेखाएं खींची। 1865 में जॉनसन लाइन ने अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा बताया। फिर 1899 में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन आई जिसने सीमाओं में कुछ बदलाव किए, और अंत में 1914 के शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा स्थापित की गई। समस्या ये थी कि ये रेखाएं 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले बेहद दुर्गम और सुनसान इलाकों में खींची गई थीं, और यही वजह है कि ये अपने पीछे एक बहुत ही उलझा हुआ सीमा विवाद छोड़ गईं। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आज़ादी के बाद इन दोनों नव स्वतंत्र देशों का कूटनीतिक नजरिया एक दूसरे से कितना अलग था। भारत का दृढ़ता से मानना था कि 1914 की मैकमोहन रेखा ही हमारी आधिकारिक और ऐतिहासिक सीमा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने इस मैकमोहन रेखा को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि उस समय तिब्बत कोई स्वतंत्र संप्रभु राज्य नहीं था, इसलिए उसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि करने का अधिकार ही नहीं था। जाहिर है दोनों देशों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, कूटनीति और बढ़ता तनाव। अब 1950 के दशक की इस बात पर गौर कीजिए। ये वाकई हैरान करने वाला है कि सार्वजनिक बयानों और असलियत में कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ तो 1954 का पंचशील समझौता था, जिससे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा और शांति का एक कूटनीतिक भ्रम पैदा हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे की वास्तविकता कुछ और ही थी। इसी शांति के दौर में 1956 और 1957 के बीच चीन ने चुपचाप अक्साई चीन के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी एक सैन्य सड़क का निर्माण कर लिया था। इस पूरी कहानी में साल 1959 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह छिड़ गया, जिसे बलपूर्वक दबा दिया गया। इसके चलते दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस एक कदम को चीनी नेतृत्व ने सीधे तौर पर एक खतरे के रूप में देखा, और यहीं से दोनों देशों के बीच के राजनयिक संबंध हमेशा के लिए टूट गए। इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक आक्रामक रणनीतिक पहल की, जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी यानी अग्रगामी नीति कहा गया। इसका मुख्य मकसद विवादित क्षेत्रों में सैनिक तैनात करके चौकियां बनाना था, ताकि चीनी सप्लाई लाइनों को काटा जा सके और उनके विस्तार को रोका जा सके। लेकिन ऐतिहासिक विश्लेषण बताते हैं कि इस कदम ने सीमा पर झड़पों को और भड़का दिया। कई बार भारतीय गश्ती दल चीनी बलों को रोकने के चक्कर में अपनी पारंपरिक सीमाओं से भी आगे निकल जाते थे। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, 1962 का शीतकालीन आक्रमण। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962। इस दिन को भू राजनीति में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय पूरी दुनिया की नजरें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे क्यूबा मिसाइल संकट पर टिकी थीं। सबको डर था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए, और इसी वैश्विक अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाते हुए चीनी नेतृत्व ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के हिमालय के पार अचानक एक बहुत बड़ा और सुनियोजित आक्रमण शुरू कर दिया। ये हमला कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक साथ 2 अलग-अलग मोर्चों पर किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चिन, चिपचैप वैली और पेंगोंग झील के इलाकों में भारी हमले हुए। वहीं पूर्वी क्षेत्र में नामकाचू नदी को पार करते हुए नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश में चौतरफा हमले किए गए।
चीनी सेना ने एक ही समय में भारत की कई चौकियों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। और इस पूरे युद्ध के दौरान जो सबसे खौफनाक चीज थी, वो था संख्या बल का भारी अंतर। कल्पना कीजिए, पूरी तरह से बिना तैयारी के मैदान में उतरी लगभग 20,000 की भारतीय सेना का सामना भारी हथियारों से लैस 80,000 सैनिकों वाली एक विशाल चीनी सेना से हो रहा था। ये एक ऐसा अंतर था जिसने शुरुआत से ही युद्ध का परिणाम लगभग तय कर दिया था। लेकिन इस घोर निराशा के बीच भी अदम्य साहस की कुछ ऐसी गाथाएं रची गईं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। रेजांगला की लड़ाई को ही ले लीजिए। 18,000 फीट की उस जमा देने वाली ऊंचाई पर कुमाऊं रेजिमेंट के महज 120 सैनिकों ने 6,000 चीनी सैनिकों के भारी हमले का डटकर सामना किया, वो भी अपनी आखिरी सांस तक। ये इतिहास में अकल्पनीय वीरता का एक ऐसा प्रतीक है जो इस युद्ध के अंधेरे में भी हमेशा चमकता रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, जो इस युद्ध का शायद सबसे दर्दनाक पहलू है, रसद यानी लॉजिस्टिक्स और विषम परिस्थितियां। गोलियों और बमों से परे अगर हम इस युद्ध के सबसे घातक दुश्मन की बात करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक समानता दिखती है। याद है द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की विशाल जर्मन सेना कैसे रूस की भयंकर सर्दियों और टूट चुकी सप्लाई लाइनों के कारण तबाह हो गई थी। ठीक उसी तरह 1962 में बिना किसी बुनियादी ढांचे के हिमालय में उतरी भारतीय सेना को भी शून्य से नीचे के तापमान और भयंकर ठंड का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ये वो तथ्य हैं जो किसी को भी विचलित कर सकते हैं। सैनिकों को उचित आर्मी बूट्स की जगह कैनवस के जूतों में लड़ने भेजा गया था। शून्य से नीचे के तापमान में उनके पास पहनने के लिए सिर्फ गर्मियों की वर्दी थी, टेंट तक नहीं थे, जिसके कारण सैनिकों को खुले में उन बर्फीली रातों में सोना पड़ा। और गोला बारूद, स्थिति इतनी खराब थी कि एक सैनिक के हिस्से में औसतन महज 250 गोलियां ही आ रही थीं और उन्हें कोई आर्टिलरी बैकअप भी नहीं मिल रहा था। कई जगह तो सैनिकों को सिर्फ संगीनों से लड़ना पड़ा। लॉजिस्टिक्स की इस नाकामी के अलावा कई रणनीतिक फैसले भी कटघरे में रहे। ऐतिहासिक विश्लेषणों से पता चलता है कि भारत ने इस सोच के साथ जानबूझकर सीमा पर सड़कों का निर्माण नहीं किया था कि इससे दुश्मन का अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही संघर्ष के और बड़े युद्ध में बदलने के डर से शक्तिशाली भारतीय वायुसेना और नौसेना का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इन फैसलों ने भारत की रक्षा पंक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी खंड पर चलते हैं, युद्ध के परिणाम और रणनीतिक सबक। 21 नवंबर 1962 को अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चीन ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब तक चीनी सेना अक्साई चीन के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण सुरक्षित कर चुकी थी। साफ है कि अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों को हासिल करने और सप्लाई रूट सुरक्षित करने के बाद उन्होंने बस युद्ध को वहीं रोक दिया। अक्साई चीन का वो क्षेत्र स्थायी रूप से विभाजित हो गया। इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस हार के भू राजनीतिक झटके बहुत गहरे थे। देश भर में हो रही कड़ी आलोचनाओं के बीच तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। भारत ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में आई हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट ने इन सभी सैन्य विफलताओं का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। हालांकि इस बेहद दर्दनाक हार ने अंततः भारतीय सशस्त्र बलों की आंखें खोल दी और यहीं से सेना के एक बड़े आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल जो हमारे दिमाग में आना ही चाहिए, यदि किसी राष्ट्र की ताकत की असली परीक्षा शांति के समय नहीं बल्कि अचानक वे युद्ध की उस बर्फीली भट्टी में होती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध और 1962 के इतिहास से मिले लॉजिस्टिक्स और तैयारियों के वो कौन से सबक हैं जिन्हें शायद आज भी हम कहीं न कहीं अनदेखा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बेहद जरूरी है।